नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कभी जम्मू कश्मीर गए हैं? नहीं गए तो एक बार जाइए। धरती का स्वर्ग और वीर शहीदों की इस भूमि पर जाकर आप अपने आप ही सर सम्मान से झुक जाता है और अगले ही पल सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दरअसल श्रीनगर और कारगिल के बीच एक कस्बा है द्रास, जिसे विश्व का दूसरा सबसे ठंडा इलाका होने का दर्जा मिला हुआ है। जब आप यहां से गुजर रहे होते हैं तो नियंत्रण रेखा के सबसे करीब होते हैं। जी हां, सही समझा आपने, आप पाकिस्तान तोपों की रेंज में होते हैं। यह वही जगह है जहां 14 साल पहले 26 जुलाई को भारत मां के सपूतों ने अपने बलिदान से भारत मां के आंचल की रक्षा की थी। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां, कपा देने वाली सर्दी और दूसरी तरफ दुश्मन। इन सब मुश्किलों के बावजूद हमारे जवान जीते और ऐसा जीते कि सारी दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमारे जवानों के हौसलों ने घुटनों पर ला दिया था, लेकिन इस जीत के लिए हमने कई कुर्बानियां दी। हमने अपने कई सपूतों को खोया, जिसमें ज्यादातर ऐसे थे जिन्होंने अब तक 30 बसंत भी नहीं देखे थे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान से ऐसा धोखा खाने के 15 साल बाद भी क्या हमने कुछ सीखा है? ऊपर आने की जरूरत मत करना, ऊपर आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, समझे तुम ठीक कह रहे हो कि मिलने वापस वाकई मुश्किल होगी। 2-4 लाशें उठाकर लाएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्यारा वतन तुम लोगों की लाशों को भी भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। देश के वीर जवानों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। आज भारत के असली सितारों का दिन है। आज उन वीर जवानों का दिन है जिन्होंने आज से 15 साल पहले हमारे देश के सबसे खूबसूरत जम्मू और कश्मीर की नियंत्रण रेखा से लगी कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा युद्ध ही था जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध की जीत के तौर पर हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और पाक आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर घुस आना। पूरे 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चले इस युद्ध में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। इस युद्ध में भारत के 500 से भी ज्यादा जवान शहीद हुए थे और 1300 से ज्यादा घायल हो गए। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर भारतीय सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। जो शहीद हुए इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी। मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वो लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे से लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी, जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था। वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। जिस कारगिल को पाने के लिए सैकड़ों जवानों को शहीद होना पड़ा, उसकी जीत के इतने साल पूरे होने पर सेना एक बार फिर उन्हें श्रद्धांजलि देकर ये दिखाना चाहती है कि आज भी उनकी यादें यहाँ की फिजाओं में जिंदा है। सुदर्शन न्यूज के लिए दिव्या तिवारी की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के साथ इतने युद्ध लड़ने के बावजूद भी भारत ने कोई सीख ली है? कब तक हम अपने जवानों की इसी तरीके से आहुति देते रहेंगे? कब तक हमारे जवान अपनी बलिदान यहाँ पर देते रहेंगे और पाकिस्तान इस तरीके की गुस्ताखियाँ करता रहेगा और भारत का रुख पाकिस्तान के लिए इसी तरह यानी कि नरम बना रहेगा? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीडी मिश्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उमेश कुमार वाल्मीकि साहब हैं, समाज सेवी हैं, वो मेरे साथ इस पूरे मसले पर जुड़े हुए हैं। बीडी मिश्रा साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। 15 साल लगभग बीत चुके हैं, विजय दिवस जो है हम लगातार मना रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हम
क्या ये महसूस नहीं कर रहे हैं जहां से चले थे वहीं पर ही हैं? क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है? बीडी मिश्रा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद बीडी मिश्रा साहब से मेरा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। उमेश कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि हम वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था सेना के अंदर, हमारे हौसलों के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके की हमारी रणनीति होनी चाहिए थी, वो हमने डेवलप की है नहीं की है? 14 साल में, 15 साल में हमने क्या सीखा है? देखिए, भारतीय सेना के ऊपर, भारत के ऊपर जो ये अटैक हुआ, उसके बाद भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के साथ सशक्त हुई है। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको अभी उसके कारगिल युद्ध के बाद हमारा जो सैन्य जो खर्चा है वो बजट बढ़ा दिया गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि इतना अब हमारी सेना में इतनी ताकत आ गई है, और जनता जो देश की जनता है वो भी जागरूक हो गई है कि हमारे देश के ऊपर किस तरह का जो अटैक होता है तो हम सब एक हो जाते हैं। उस दौरान मैंने देखा पूरा देश एक हो गया था, और जो भी सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए, लोगों ने बोला कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हमारे देश के सैनिकों को वो मिली, और आज हमारा देश सशक्त है। और किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। हमने अपनी जो रक्षा बजट है हमारा, वो हमने बढ़ाया है, उसके साथ साथ ही हमने तरक्कियां की हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये पूरे मामले या तमाम ये युद्ध हुए हैं, चाहे 1948 की बात हो, 1965 की बात हो, या 1975 की बात हो, या 1999 की बात हो, इन तमाम युद्धों का जो सिलसिला रहा है, क्या इससे हम वो सीख ले पाए हैं कि 15 साल के बाद हम कह सकें कि हाँ, अब पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया है? क्यों हमारी जो रणनीति या हमारी जो कूटनीतिक कोशिशें हैं पाकिस्तान के लिए, वो अक्सर नरम बनी रही? देखिए, आज तक हमारा देश जो है एक सॉफ्ट रहा है, दूसरे के प्रति एक उदारता रही है। लेकिन अब जो समय आया, देश पूरा युवा है। अब देश चाहता है कि कोई भी हमारे देश की ओर आंख से आंख उठाकर देखे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो चीन हो, या कोई भी अंग्रेजी देश हो, तो हमारा देश इस समय पूरी तरह से परिपक्व है, अपने आप में ताकतवर है, और किसी भी तरह की इस घटनाओं को बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम आगे जरूर बढ़े हैं, और कोशिशें यही हैं कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो बेहतर किया जाए। भारत का कम से कम यही कोशिश रही है, भारत की तरफ से अगर बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान के रुख की, बिल्कुल उमेश जी जिस तरीके से यहां पर जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो रवैया है वो अब तक एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जिसकी उम्मीद की जाती है वो अब तक नहीं देखने को मिला है। पाकिस्तान कभी भी अपनी इस तरह की जो आते हैं उसके बाज नहीं आएगा वो, क्योंकि वहां पर उनके पास सिवाय भारत को अटैक करने का, भारत को डरा धमकाने के अलावा, टारगेट करने के अलावा उनके पास कोई भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बीडी मिश्रा साहब से हमारा संपर्क फिलहाल हो गया है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बीडी मिश्रा साहब, आपके पास आना चाहता हूं। हम 15 सालों के बाद अपने आप को किस स्थिति में देख रहे हैं? तमाम युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या उन तमाम युद्धों से हमने कुछ सीखा है? हमारी जो सेना है वो किस स्थिति में है आज? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं उनसे हमने क्या सीख ली है, तो 4 युद्ध हो चुके हैं जी। 47 में, 48 में जी, 65 में, 71 में और 2009 में। इनसे जो हमने सीख ली है वो एक ही सीख है कि पाकिस्तान, वहां की जो मिलिट्री जनता है, वहां की जो ISI है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है सत्ता में रहने का। क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमेशा डिक्टेट करती है टर्म्स वहां के सिविलियन गवर्नमेंट को। तो उनके पास एक ही विकल्प है कि भारत के साथ मामला उलझा रहे, कोई पीस न रहे और तनाव बना रहे बॉर्डर पर, कुछ फायरिंग होती रहे, कुछ कैजुअलिटीज होती रहें, और यही एक तरीका है जिससे कि वो पाकिस्तान की आर्मी वहां पर वर्चस्व में बनी रह सकती है। और आपको एक मालूम होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, उस वक्त वो खुद अमृतसर से बस में बैठ के लाहौर तक गए थे। नवाज शरीफ जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनका खैर मकदम किया था। लेकिन
जब ये लोग मिल रहे थे उसी वक्त परवेज मुशर्रफ जो कि उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, वह कारगिल में युद्ध प्लान कर रहा था। तो सीख एक ही है कि पाकिस्तान कभी भी हमको धोखा दे सकता है, कभी भी छद्म लड़ाई कर सकता है और बॉर्डर पर घुसपैठिए ज्यादा से ज्यादा घुसा सकता है। और हमारे यहाँ वहां की लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हाफिज सईद जैसे लोग ये यहाँ पर स्लीपिंग सेल खड़ा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। यह हमारी सीख है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोशिशें होती रहेंगी तब तक जो शांति वार्ता की कोशिशें की जाती हैं वो सफल किस तरीके से। और जिस तरह के बीडी मिश्रा साहब ने यहां पर जिक्र किया कि एक तरफ आर्मी डिक्टेट करती रहती है, दूसरी तरफ सरकार जो है, भारतीय सरकार जो है या पाकिस्तानी सरकार जो है, उनके राजनयिक एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आर्मी डिक्टेटरशिप करती रहेगी तब तक ये जो रिश्ते हैं वो शांति की ओर किस तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि 14-15 साल बीत जाने के बाद या 4 युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान से हमने क्या सीखा है, किस तरीके की हमारी परिस्थितियां हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता दिनेश सिंह भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा और उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके के हालात फिलहाल जो हैं भारतीय सेना के हैं और क्या जिस वक्त ये युद्ध हुआ उस वक्त बीजेपी सरकार थी। जिस तरीके से बीडी मिश्रा साहब भी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त शांति वार्ता के दूत बने थे, उस वक्त उन्होंने कोशिशें यहां पर की थी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरें। एक बार फिर कोशिशें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ का उन्होंने शिरकत की है, लेकिन उसके बावजूद भी 19 बार अब तक सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। कि क्या एक बार फिर से भारत सरकार वही गलती करने जा रही है जो 1999 में की थी? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। क्या कारगिल शहीदों को असली सम्मान मिला? क्या सेना को मिले जरूरी हथियार? 15 साल बाद कैसी है भारतीय सेना की स्थिति? 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना के लिए एक यादगार दिन है। इस दिन कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया ऑपरेशन विजय सफल हुआ और भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन इस मौके पर शहीदों के प्रति भारतीय जनमानस के उदासीन रवैये पर विचार करना होगा। इस बात को लेकर जरूर सवाल उठना चाहिए कि युद्ध स्मारक बनाने का फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा। पूछा जा सकता है, जब एशियाई खेलों से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों तक के आयोजन में भारी धनराशि खर्च हो सकती है, तो फिर शहीदों की याद में स्मारक बनाने के रास्ते में क्या चीजें आड़े आ रही थी? आजादी के बाद देश की सेनाओं ने चीन के खिलाफ 1962 में और पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1975 और 1999 में जंग लड़ी। 1987 से 1999 तक श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय शांति सेना के शौर्य को भी नहीं भुलाया जा सकता। 1948 में 1110 जवान, 1962 में 3250 जवान, 1995 में 364 जवान और 1999 के कारगिल युद्ध में लगभग 522 जवान शहीद हुए। सुकना और आदर्श घोटाले के चलते सेना के 3 अंगों को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई। मतलब सेना के प्रति सम्मान का भाव रखना तो दूर, अब उसे खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। देश के रक्षा बजट की बात करें तो चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा है। चीन का हाल ही में घोषित रक्षा बजट 132 अरब डॉलर है, पाकिस्तान का 700 अरब रुपए, रूस का 77 अरब डॉलर और अमेरिका का 612 अरब डॉलर। 2013-14 के लिए देश का रक्षा बजट 2,03,672 करोड़ था। इसी तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 12.44% की वृद्धि की गई है। वहीं अमेरिका दुनिया के कुल रक्षा बजट का 41% खर्च करता है। दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे पर रूस है। इनकी भागीदारी 8.2 और 4.1% है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 7वें नंबर पर रहते हुए भारत की भागीदारी मात्र 2.8% है। जहां देश की रक्षा चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं, पुराने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से जहां देश की पश्चिमी सीमा पर चुनौतियां बरकरार हैं,
तो वहीं उससे ज्यादा पूर्वोत्तर सीमा पर चीन ने उत्पन्न की है। समुद्र की तरफ से भी चुनौतियां मिल रही हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो अब कितने तैयार हैं हम? पाकिस्तान की तरफ से लगातार गतिविधियां जारी हैं। हम कितने इस वक्त सुदृढ़ हैं? हमारी सेना कितनी तैयार है? दिनेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। दिनेश सिंह जी, सरकार 1999 की अगर बात की जाए, उस वक्त भी बीजेपी के ही हाथ में थी। अटल बिहारी वाजपेयी शांति दूत बनकर कोशिश कर रहे थे कि शांति वार्ता स्थापित की जाए, भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरें। लेकिन उस वक्त भी जो कुछ हुआ, क्या इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी है? सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, और क्या आपको नहीं लगता जो तल्ख तेवर लोकसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के दिख रहे थे, वो अब कुछ कहीं ना कहीं नरम पड़े हैं? कहीं भी तेवर नरम नहीं पड़े हैं। इसको समझना होगा आपको कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, अगर उनसे आपको बदलना है तो रिश्ते ही बदलने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अंगुली सीधी करके ही घी निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप जो है अभी जैसे इराक का इशू हुआ था, आप क्या वहां युद्ध करके पहला प्राथमिकता आपकी होती कि आप डायरेक्ट युद्ध करते और युद्ध करके अपने नागरिकों को वापस लाते? सबसे पहले आपकी यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप एक लिमिट होती है, आप राजनयिक सहारे से आप किसी को लिमिट देंगे ना कि आप एक बार करिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, और उसके बाद हम लगातार अपने जवानों की आहुतियां देते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया ना। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं ना, लेकिन उसका खामियाजा देखिए पाकिस्तान को। हमारे भी 522 जवान शहीद हुए। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, गौरव को बढ़ाया, जिनके शहादत पर आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सारी कोशिश उन्होंने की। उन्होंने वहां के पाकिस्तान को तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अपने यहां बुलाया, उनकी मेहमानी की, लेकिन उसके बाद पीछे जाकर अगर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, दोबारा उन्होंने बस यात्रा यहां से लेके गए, बस में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी कहे। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने इस बार अब कोशिशें लगभग वैसी होती हुई दिखाई दे रही है ना। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया जाता है, उसके बावजूद क्या होता है? सीज फायर होता है, फिर उसके बाद क्या 19 बार सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है। तो रिजल्ट तो आउटपुट हमारे पास वही आ रहा है ना। हम क्या दिखा रहे हैं? हम पाकिस्तान को सिर्फ ये नहीं चेता रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकारें भले ही बदल रही हों, लेकिन रवैया नहीं बदल रहा है। नहीं, ये हम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज है, अभी बख्शी साहब बैठे हैं, देखिए जब कोई गीदड़ की सेना हो ना और उसका नेतृत्व करता अगर कोई शेर हो, तो गीदड़ की सेना भी जो है शेर की तरह लड़ती है। और पूरी सेना अगर वो शेरों की हो और लीडर उसका अगर गीदड़ हो, तो पूरी सेना जो है गीदड़ की तरह लड़ती है। आज जो सेना नायक हैं मोदी जी, वो भी शेर हैं, और जितने हमारे सैनिक हैं वो भी शेर हैं। तो इसलिए अब वो दिक्कत नहीं है, वो परिस्थितियां बदल रही हैं। मोदी जी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि सार्क देशों को बुलाकर उनके दिलों को भी जीता है। आप निश्चित समझिए वो पड़ोसियों को दिलों को भी जीतेंगे। 21वीं सदी की तरफ बढ़ता हुआ है भारत, विश्व गुरु निश्चित तौर पर बनेगा। और हम सर झुके, नजरें झुकाकर बीडी मिश्रा साहब, हम किसी भी तरीके से हिस्ट्री से नहीं सीख रहे हैं। मोहम्मद गजनवी की कहानी सबको पता है, किस तरीके से वो कितनी बार हारा, और एक बार जब उसे मौका मिला उसने कोई भी क्षमा उस राजा को नहीं दी जिसने उसे इतनी बार क्षमा किया था। हम क्या उसी कहानी को नहीं दोहराने जा रहे हैं? हम पाकिस्तान को इतनी बार मौका दे चुके हैं, लेकिन क्या ऐसा मौका कभी भविष्य में नहीं आएगा कि पाकिस्तान को एक मौका मिला? पाकिस्तान में जिस तरीके से कश्मीर अधिकृत है, जो भारत का हिस्सा है, वो आज तक क्या हालात हैं सबको पता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मौका मिलेगा और वो नहीं छोड़ने वाला है। हम हिस्ट्री से नहीं सीख रहे हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मोहम्मद गजनी कभी भी नहीं हारा था। वो 1001 से अटैक किया और 1027 में उसने सोमनाथ पर वो हमला किए था। आप मोहम्मद गोरी की शायद बात कर रहे हैं, जो 1191 में हारा था, पृथ्वीराज ने उसको माफ कर दिया था, और 1192 में तराई में पृथ्वीराज को हराया था। खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। देखिए देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था और बॉर्डर पर लड़ने का तरीका ये अलग होता है, और इसमें नेतृत्व मैटर करता है। जो सरकार होती है, जो कि नेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी पॉलिसी वो मैटर करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत में एक दृढ़ सरकार है, इसको 282 क्लियर मेजॉरिटी है, इसके जो नेता हैं वो अनुभवी हैं, और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है
कि हम अपना सिर नहीं झुकने देंगे। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान कभी न कभी इस बात को मानेगा और समझेगा। लेकिन आप यह समझ के रखिए कि पाकिस्तान के आर्मी का जिंदा रहने का एक ही तरीका है कि वो कुछ न कुछ बॉर्डर पर प्रॉब्लम करता रहे, और इसको टैकल करने के लिए 4 फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। पहला फ्रंट यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी फौजों को जब भी कभी इंट्रूजन हो, सीज फायर का उल्लंघन हो, तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नंबर 2, हमारी सेना की तैयारी 100% रखनी होगी और हमेशा हमें तत्पर रहना पड़ेगा कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। नंबर 3, हमको विश्व में डिप्लोमेटिक बिहेवियर इस तरीके से करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अलग थलग रहे और हमको सपोर्ट ज्यादा मिले। और चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां तक पाकिस्तान का ISI लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का प्रयास है कि हमारी आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ के रखें और उनके स्लीपर सेल यहां पर एक्टिव रहें, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार इन चारों फ्रंट पर काम कर रही है और कुछ दिन में मुझे विश्वास है कि सरकार को सफलता जरूर। लेकिन बिडवेशा साहब, क्या इन तमाम चीजों के साथ साथ हमें सेना के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देने की जरूरत है ना? तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय सेना जो है इस मुकाबले में कुछ पीछे होती नजर आ रही है, जिस तरीके के खुलासे पिछले कुछ दिनों से हुए हैं? आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कंट्री इंपोर्ट पर, वेपन इंपोर्ट पर विश्वास करती है और वह कंट्री कभी न कभी उसके यहां डेफिशिएंसीज वेपन सिस्टम की, इक्विपमेंट की जरूर होंगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में 67 ईयर से हमारा R&D और DRDO ये डेवलप नहीं हुए हैं इस हद तक कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो वार इक्विपमेंट में। और इसी कारण से मोदी जी ने पहले यह कहा था कि हम 100% FDI डिफेंस सेक्टर में लाएंगे और ठीक है, डेवलपमेंट थ्रू डिफेंस करेंगे। लेकिन आपने बजट की स्पीच वित्त मंत्री की सुनी होगी, उन्होंने 49% FDI ले आए हैं और इससे एक अच्छी शुरुआत होगी। और जिस दिन हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, जिसमें 10 साल लगेगा, ठीक, कम से कम 10 साल लगेगा, बिल्कुल, तब जी हम इस बात को इंश्योर कर सकेंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी रहे। ठीक है, उमेश जी आपसे भी जानना चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट, पाकिस्तान के लिए भारत का जो रुख है वो किस तरीके का रहना चाहिए, कम शब्दों में? देखिए, पाकिस्तान के हमारा जो रुख है वो हमेशा आक्रामक रहना चाहिए, अटैकिंग रहना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो उनको हम बहुत ज्यादा एक सेफ पैसेज दे चुके हैं। सॉफ्ट कॉर्नर उनके हमारे बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर जो है पाकिस्तान। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से कि आज का युवा जाग चुका है और शाहिद हफीज जैसे लोगों के साथ और जैसे के साथ बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और हमारे बिल्कुल कश्मीर की स्थिति के बारे में बिल्कुल पाकिस्तान उन्होंने पैर रखा तो उनको चीर देंगे। जी, सवाल यही है कि पाकिस्तान के लिए जो भारत का रवैया है वो किस तरीके से बदलने वाला है। दिनेश जी आपसे भी, सरकार जो है अब बीजेपी के NDA के हवाले है, अब आगे की परिस्थितियां या आगे की रणनीति किस हिसाब से रहने वाली? नहीं, अब इस चीज को देखिए, पाकिस्तान भी भली बात समझ रहा है। जैसे BD मिश्रा जी कह रहे थे कि उनके यहाँ जो फौज चल रही, जो सरकार चल रही है, वो वहां के हुक्मरान नहीं चला रहे हैं, वहां के जो आतंकवादी संगठन है वो सरकारों को चला रहे हैं। इसलिए वहां की आवाम भी समझ रही है, वहां की सरकार भी समझ रही है कि हिंदुस्तान के सामने उनकी कोई स्थिति नहीं है। और भारत इस समय ऐसे नेतृत्व के साथ खड़ा है कि सठे साठम समाचरित, वो जैसा व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार करने में सक्षम है, उसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी समझदारी उनको भी है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम कुछ खुरापात जो है हिंदुस्तान के खिलाफ करते रहेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन सवाल मजबूरी है। लेकिन अब उनको ये खुरापात करने का मौका भी अब नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सवाल यही है, लेकिन कि इन सब के बीच में कब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते रहेंगे, कब तक हमारे जवान अपना
जो बलिदान है वो देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।